मॉर्निंग क्लास। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का केस डिस्कस करेंगे जो कि इंडियन लेबर लॉ में लैंडमार्क माना जाता है। दैट इज़ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जी.एम. कोकिल 1984। ये केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे कोर्ट लेबर वेलफेयर लॉज को परपॉसिबली यानी कि एम्प्लॉयज़ के हक एंड राइट्स के लिए ब्रॉड तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ द केस। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक एक गवर्नमेंट रन फैक्ट्री है जहां एम्प्लॉयज़ 3 मेजर कैटेगरीज में काम करते हैं। फर्स्ट इज क्लरिकल स्टाफ, सेकंड इज टेक्निकल स्टाफ एंड थर्ड इज फैक्ट्री स्टाफ जो प्रिंटिंग एंड प्रेस ऑपरेशन में काम करते थे, जिसमें मैनुअल काम प्लस मशीन्स के साथ काम करना भी इन्वॉल्व है। तो ये एम्प्लॉयज़ थे जो काम करते थे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेबर कोर्ट बॉम्बे के पास गए और क्लेम किया कि उन्हें ओवरटाइम वेजेस मिलनी चाहिए एट द डबल रेट अंडर सेक्शन 59 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट एंड सेक्शन 70 ऑफ द बॉम्बे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। अब कंप्लेंट के अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा कि ये एम्प्लॉयज़ वर्कर नहीं है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन आई के डेफिनेशन के अंडर, तो सेक्शन 59 इन वर्कर्स पर अप्लाई नहीं होता। एंड साथ ही साथ यूनियन ऑफ इंडिया ने ये भी कहा कि इंडिया सिक्योरिटी प्रेस एक एग्जाम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट है अंडर द सेक्शन 64 एंड रूल 100, तो कुछ एम्प्लॉयज़ ओवरटाइम से एग्जाम्प्टेड हैं। एंड रिस्पोंडेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के वर्कमैन कैटेगरी में नहीं आते, तो लेबर कोर्ट के पास इस मैटर को एंटरटेन करने की यूरिसडिक्शन नहीं है। एंड यूनियन ऑफ इंडिया ने ये भी कहा कि लेबर कोर्ट ने पार्शली एम्प्लॉयज़ की जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट किया है एंड उनको ओवरटाइम वेजेस अवॉर्ड कर दी, जिस डिसीजन के अगेंस्ट में यूनियन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करी। ये थे फैक्ट्स ऑफ द केस स्टूडेंट्स कि केस का क्या मैटर था कि सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों गई। नाउ लेट्स वी सी द इश्यूज बिफोर द कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन कौन से इश्यूज अराइज हुए। फर्स्ट इज कि क्या सेक्शन 59 सिर्फ मैनुअल वर्कर्स के लिए है जहाँ फिर सब एम्प्लॉयज़ के लिए। सेकंड इज क्या सेक्शन 70 सब एम्प्लॉयज़ को ओवरटाइम बेनिफिट देती है इरिस्पेक्टिव ऑफ डेजिग्नेशन। नेक्स्ट इज लेबर कोर्ट के पास यूरिसडिक्शन है जहाँ फिर नहीं ऐसे मैटर्स को एंटरटेन करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ सेंट्रल गवर्नमेंट लेबर कोर्ट ऑफ बॉम्बे के पास लेकर गए ओवरटाइम वेजेस के रिगार्डिंग। फोर्थ इशू इज कि क्या सेक्शन 64 एंड रूल 100 एग्जाम्पशंस एम्प्लॉयज़ के राइट को ओवरराइड कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर सीइंग द फैक्ट्स एंड इश्यूज ऑफ द केस, हम इस केस में डिस्कस करेंगे कि लेबर लॉ का लिबरल इंटरप्रिटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी अपने स्टैट्यूटरी राइट्स के लिए क्लेम कर सकते हैं। ये 4 इश्यूज केस का कोर हैं और इन्हीं के अराउंड आर्ग्यूमेंट्स घूम रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं कंटेंशंस की, दोनों पार्टीज ने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए इन इश्यूज के ऊपर। यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा कि ये एम्प्लॉयज़ वर्कर नहीं है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन आई के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। मतलब सेक्शन 59 सिर्फ मैनुअल वर्कर्स के लिए है और क्लरिकल एंड टेक्निकल स्टाफ इसके अंडर नहीं आते। उनका आर्ग्यूमेंट था कि इंडिया सिक्योरिटी प्रेस एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है और रूल्स 100 के अंडर कुछ एम्प्लॉयज़ को ओवरटाइम से एग्जाम्प्ट किया जा सकता है। मतलब उनका कहना था कि सबको डबल वेजेस देना जरूरी नहीं है। एंड उनका तीसरा पॉइंट ये था कि उन्होंने लेबर कोर्ट की यूरिसडिक्शन चैलेंज करी। उनका कहना था कि क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर वर्कमैन नहीं आते, तो लेबर कोर्ट के पास ये डिस्प्यूट डिसाइड करने की अथॉरिटी नहीं है। और फाइनली उन्होंने फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट उठाया। अगर सब एम्प्लॉयज़ को ओवरटाइम मिलेगा तो गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा। तो ये एक प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट भी था। नाउ लेट्स वी सी द आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड कि एम्प्लॉय के क्या आर्ग्यूमेंट थे। रिस्पोंडेंट, अब आते हैं एम्प्लॉयज़ के पॉइंट पे। एम्प्लॉयज़ का कहना था कि सेक्शन 59 को ब्रॉड और पर्पोसिव तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए। मतलब ये सब एम्प्लॉयज़ पे अप्लाई होता है जो फैक्ट्री में या फैक्ट्री से कनेक्टेड काम करते हैं, चाहे उनका डेजिग्नेशन क्लरिकल या टेक्निकल हो। उन्होंने सेक्शन 70 ऑफ बॉम्बे शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का भी सपोर्ट लिया, जो क्लियरली कहते हैं कि सब एम्प्लॉयज़ को ओवरटाइम बेनिफिट मिलेगा, चाहे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस थोड़े अलग लगें।
एम्प्लॉयज़ ने ये भी आर्ग्यू किया कि एग्जाम्पशंस अंडर सेक्शन 64 एंड रूल 100 लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टिव हैं, मतलब ये उनके ओवरटाइम इंटाइटलमेंट को नलिफाई नहीं कर सकते। और हाँ, उन्होंने लेबर कोर्ट की यूरिसडिक्शन को भी जस्टिफाई किया कि वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर आते हैं क्योंकि डिस्प्यूट वेजेस से रिलेटेड है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने सोशल वेलफेयर पर्पस को हाईलाइट किया कि लेबर लॉ का पर्पस ही है कि हर एम्प्लॉय को फेयर ट्रीटमेंट एंड जस्ट कंपनसेशन मिले और टेक्निकल क्लासिफिकेशन एंड डेजिग्नेशन के नाम पर ये राइट डिनाई नहीं किया जा सकता। तो क्लास ये था दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट, एक तरफ गवर्नमेंट के नैरो और टेक्निकल इंटरप्रिटेशन एंड दूसरी साइड एम्प्लॉय का प्रपोसिव एंड लिबरल इंटरप्रिटेशन। ये आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में बहुत क्रिटिकल थे। नाउ लेट्स बी सी द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया आफ्टर हियरिंग बोथ दिस arguments from both the sides and the seeing the facts of the case. द सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया की अपील को डिसमिस कर दिया और लेबर कोर्ट का ऑर्डर अपहोल्ड किया। मतलब लेबर कोर्ट ने जो ओवरटाइम वेजेस का ऑर्डर दिया था वो सुप्रीम कोर्ट के नज़र में सही था। कोर्ट ने कहा कि फैक्ट्रीज एक्ट और बॉम्बे शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है, इसलिए इन्हें ब्रॉडली और परपोजिबली इंटरप्रेट करना चाहिए क्योंकि इन लेजिस्लेशन का पर्पस एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करना है, ना कि स्ट्रिक्टली टेक्निकल इंटरप्रिटेशन से उनके राइट्स डिनाई करना। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि सेक्शन 59 सिर्फ मैनुअल वर्कर्स के लिए नहीं है। सेक्शन 59 फैक्ट्री के सारे एम्प्लॉयज़ पर एप्लीकेबल होता है, चाहे वो क्लैरिकल हो या फिर टेक्निकल या फिर मैनुअल स्टाफ ही क्यों ना हो। सेक्शन 70 के अंडर भी ओवरटाइम बेनिफिट सब एम्प्लॉयज़ को मिलेंगे, चाहे कोई और प्रोविज़न इसके कंट्राडिक्टरी एप्लीकेबल क्यों ही ना हो। कोर्ट ने यह कंफर्म किया कि ये बेनिफिट यूनिवर्सल हैं। कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया का आर्गुमेंट की एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 64 रूल 100 और को भी रिजेक्ट किया एंड कहा कि जे लिमिटेड है और स्टैट्यूटरी राइट्स को ओवरराइड नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने लेबर कोर्ट की यूरिसडिक्शन को भी अफर्म किया। मतलब लेबर कोर्ट के पास यूरिसडिक्शन है क्योंकि वेज डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर आते हैं। जो वेजेस हैं वो इंडस्ट्रियल जो वेजेस से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर है। दैट्स वाई लेबर कोर्ट दैट इज़ वाई जो लेबर कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट है टू डील विद द डिस्प्यूट्स ऑफ द वेजेस। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि टेक्निकल क्लासिफिकेशंस एंड डेजिग्नेशन का यूज़ करके एम्प्लॉयज़ को स्टैट्यूटरी बेनिफिट से डिनाई नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट, इस जजमेंट से ये प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुए कि मैनुअल, क्लैरिकल, टेक्निकल सब तरह के एम्प्लॉयज़ ओवरटाइम के लिए एंटाइटल हैं डबल रेट पर। मीन्स दोनों सभी तरह के एम्प्लॉयज़ को ओवरटाइम वेजेस मिलने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, कोर्ट का फोकस था सोशल वेलफेयर एंड एम्प्लॉयज़ प्रोटेक्शन पर। ये क्लियर कर दिया गया कि लेबर लॉ का पर्पस ही एम्प्लॉयज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, ना कि एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट की कन्वीनियंस के लिए लिमिट करना। तो अब देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट हुआ एंड विद सम अदर पॉइंट्स। गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट भी बाउंड है ओवरटाइम और लेबर वेलफेयर लॉज को फॉलो करने के लिए। सेकंड, इक्वालिटी प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुआ इस केस में। इन सब एम्प्लॉयज़ को सेम ट्रीटमेंट मिलेगा चाहे डेजिग्नेशन कुछ भी क्यों ना हो। ये केस फ्यूचर लेबर लॉ केसेस के लिए रेफरेंस बन गया, स्पेशली ओवरटाइम एंड वेलफेयर बेनिफिट में। तो क्लास, अब हम सुप्रीम कोर्ट ने जो रीजनिंग और प्रिंसिपल सप्लाई किया उनको डिस्कस करते हैं। ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही लॉजिकल फ्यूचर लेबर लॉ केसेस में फॉलो होते हैं। फर्स्ट इज परपोसिव एंड लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लेबर लॉज। कोर्ट ने रिपीटेडली कहा कि लेबर लॉ सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है, मतलब इनका पर्पस एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करना है, उनके राइट को इंश्योर करना है। अगर हम स्ट्रिक्टली टेक्निकल इंटरप्रिटेशंस करेंगे तो एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए ब्रॉड और परपोसिव इंटरप्रिटेशन जरूरी है। सेकंड, कि डेफिनेशन ऑफ वर्कर इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टिव। कोर्ट ने ये क्लियर किया कि सिर्फ लिटरल डेफिनेशन ऑफ वर्कर अंडर सेक्शन 2 आई के अंडर ही नहीं देखी जाएगी। अगर कोई एम्प्लॉय फैक्ट्री के काम में इन कनेक्शन विद द फैक्ट्री काम करता है, चाहे वो क्लैरिकल हो,
टेक्निकल हो या फिर सुपरवाइजरी ही क्यों ना हो, उसको हर तरह के एम्प्लॉयज़ को ओवर टाइम मिलना चाहिए। जहाँ फंक्शनल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फॉर्मल क्लासिफिकेशन से नहीं। थर्ड इज एक्सटेंशन थ्रू सेक्शन 70। कोर्ट ने सेक्शन 70 का यूज़ हाईलाइट किया, जो कि ओवरटाइम बेनिफिट को सब एम्प्लॉयज़ पे एक्सटेंड करता है, चाहे कोई और प्रोविजंस कंट्राडिक्टरी लगे या फिर ना। इसका मतलब सब एम्प्लॉयज़ मैनुअल, क्लरिकल, टेक्निकल एक्सक्लूड नहीं हो सकते वर्कर की डेफिनेशन से। एंड फोर्थ इज लिमिटेड स्कोप ऑफ द एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 64 एंड रूल 100। कोर्ट ने ये भी बोला कि एग्जाम्पशंस जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट को मिलते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड होते हैं। जे एम्प्लॉयज़ के स्टैट्यूटरी राइट्स को ओवरराइड नहीं कर सकते सिर्फ बिकॉज इस बेस पर कि जे गवर्नमेंट बॉडी है जे इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पशन है। इसका मतलब ये नहीं कि ओवर टाइम एंटाइटलमेंट कैंसिल हो जाए। Now let's see the fifth रीजनिंग और प्रिंसिपल, दैट इज द यूरिसडिक्शन ऑफ द लेबर कोर्ट। कोर्ट ने कंफर्म किया कि लेबर कोर्ट कॉम्पिटेंट है क्योंकि वेजेस डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का पार्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंडर ही आते हैं। क्योंकि जो वेजेस डिस्प्यूट हो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट झगड़े हैं उनका ही पार्ट है, एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसके अंडर आते हैं। जानी लेबर कोर्ट कैन क्लेम एडजुडिकेट मीन्स जो लेबर कोर्ट है वो इन मैटर के ऊपर एडजुडिकेशन कर सकता है, चाहे एम्प्लॉयज को फॉर्मल वर्कमैन ने कहा गया हो, मतलब जो एम्प्लॉयज हैं उनको चाहे फॉर्मल वर्कमैन की कैटेगरी में ना ही गिना गया हो। नेक्स्ट इज प्राइमेसी ऑफ सोशल वेलफेयर ओवर फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। कोर्ट ने रिजेक्ट किया कि यूनियन का आर्ग्यूमेंट की ओवर टाइम प्रोवाइड करने से गवर्नमेंट को फाइनेंशियल बर्डन होगा। एम्प्लॉयज के स्टैट्यूटरी राइट्स सबसे पहले आते हैं फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के ऊपर। नेक्स्ट इज इक्विटी ऑफ द ट्रीटमेंट। कोर्ट्स ने इम्फेसाइज किया कि मैनुअल, क्लरिकल एंड टेक्निकल स्टाफ में कोई डिस्टिंक्शन नहीं हो सकती जब स्टैट्यूट सबको बेनिफिट देने का इंटेंशन रखता है, मतलब जो भी फैक्ट्री के कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको सेम स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन मिलेगा। लास्ट इज लेजिस्लेटिव इंटेंट इज की। कोर्ट ने रिपीटेडली हाईलाइट किया कि लेबर लॉ का मेन पर्पस है फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना, ह्यूमेन वर्किंग कंडीशन इंश्योर करना। थर्ड इज सब एम्प्लॉयज़ को स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन देना। फोर्थ इज लिटरली एंड टेक्निकल लूप होल्स का यूज करके एम्प्लॉयज़ के राइट डिनाई नहीं किए जा सकते। तो क्लास सुप्रीम कोर्ट का रीजनिंग का मेन फोकस था कि एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन और इक्वेलिटी पर उनका फोकस। जो सुप्रीम कोर्ट की जो उन्होंने रीजनिंग पर अपना डिसीजन दिया उनका मेन फोकस था कि एम्प्लॉय वेलफेयर, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन एंड इक्वेलिटी। टेक्निकल क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पशन या फिर गवर्नमेंट कन्वीनियंस एम्प्लॉयज के ओवरटाइम राइट को ओवरराइड नहीं कर सकते। रीजनिंग मतलब जिस बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया। लेट्स वी कंक्लूड दिस जजमेंट। जो भी एम्प्लॉयज फैक्ट्री के काम में कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे डेजिग्नेशन कुछ भी हो, उसको स्टैट्यूटरी राइट्स और ओवरटाइम बेनिफिट मिलना चाहिए, और ये राइट्स कभी भी नैरो इंटरप्रिटेशन या एग्जाम्पशन की वजह से डिनाई नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस EM कॉकिल 1984 इस केस में क्लियर कर दिया कि लेबर लॉ को लिबरली एंड प्रपोसिबली इंटरप्रेट करना जरूरी है, मतलब जो भी लॉ एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं उसका मेन पर्पस है कि उनके राइट को प्रोटेक्ट करना, एंड और उसके नैरो एंड टेक्निकल इंटरप्रिटेशन से इग्नोर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ये भी री-इन्फोर्स किया कि टेक्निकल क्लासिफिकेशन, डेजिग्नेशन या फिर जॉब टाइटल से एम्प्लॉय के स्टैट्यूटरी राइट्स को डिनाई नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पशन या एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का यूज करके भी उनको ओवरटाइम या स्टैट्यूटरी बेनिफिट से वंचित नहीं किया जा सकता। इस केस ने ओवरटाइम वेजेस राइट को स्ट्रेंथन किया, चाहे एम्प्लॉयज क्लरिकल हो, टेक्निकल हो या मैनुअल हो, और चाहे एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट का हो या फिर प्राइवेट। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि कोर्ट ने ये प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया कि एम्प्लॉय वेलफेयर हमेशा फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के ऊपर प्रायोरिटी रखता है, यानी लॉ का अल्टीमेट गोल है और फेयर ट्रीटमेंट, ह्यूमेन कंडीशंस और स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन सब एम्प्लॉयज़ के देना। इसलिए ये केस एक लैंडमार्क प्रेसिडेंट बन गया है जिससे आज भी लेबर लॉ इंटरप्रिटेशन के लिए रेफर किया जाता है। अगर आप फ्यूचर में लेबर लॉ या एम्प्लॉयज़ बेनिफिट का स्टडी करते हो तो ये केस हमेशा एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट बनेगा। सो स्टूडेंट्स, अप टू हियर वी हैव completed आज दिस जजमेंट ऑफ द GM यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस EM कॉकिल। सो स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जजमेंट्स एंड लीगल टॉपिक्स को ईजी एक्सप्लेनेशन विद ईजी एंड सिंपल नोट से समझने के लिए। थैंक यू सो मच।